हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं शत्रुघ्न यादव, आप देख रहे हैं शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर। दोस्तों, यह जो वीडियो है भारतीय इतिहास का है और भारतीय इतिहास में मुख्य रूप से मध्यकालीन भारतीय इतिहास को आज फास्ट रिवीजन करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जितने भी टॉपिक हैं पढ़ना, उन टॉपिकों को मैं आज आपको बताऊँगा और साथ में ईस्वी भी साथ में लेकर के चलूँगा। कौन कौन सी प्रमुख घटनाएँ हुई थी, ये घटनाओं को भी देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उन टॉपिकों पर नज़र डालते हैं जो टॉपिक आज पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहला नंबर में पढ़ना है आपको भारत पर अरबों का आक्रमण। यह जब वह दौर था जब अरबवासी सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण किए थे और सिंध को कुछ प्रदेश को जीत लिए थे। देखिए, दूसरा में है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। देखिए, इसके बारे में भी जानना है। तीसरा में है मोहम्मद गौरी। गौरी के बारे में पढ़ना है। चौथा है सल्तनत काल। सल्तनत काल में जो 5 वंश आया था, है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश इत्यादि करके, ये सभी को देखेंगे। उसके बाद है पाँचवा में विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप जानबे करते होंगे, सभी का फर्स्ट रिवीजन आज होगा। छठा में है बहमनी साम्राज्य। सातवां में है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य और आठवां में है सूफी आंदोलन और नौवां में है भक्ति आंदोलन। 10वां में है मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक। उसके बाद सबसे लास्ट बहादुर शाह द्वितीय जो 1857 ईस्वी में पकड़ा गए थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, वहाँ तक चलेंगे। उसके बाद मराठों का उत्कर्ष, शिवाजी, है ना, मराठों का उत्कर्ष, इसमें जो पेशवा भी शासन करते हैं, इन सभी पॉइंट को अब विस्तार रूप से देखेंगे। तो दोस्तों, आप दिमाग में ये रख लीजिए कि ये जो सारा पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है, ये सभी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का मेन टॉपिक है। सबसे प्रमुख टॉपिक ये माना जाता है। इन्हीं टॉपिकों के बारे में आज देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में। यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था, जो कि सफल हुआ। ये पहले भी अरबवासी आक्रमण करके प्रयास करते थे, लेकिन पहला सफल आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। देखिए, इन लोगों का जो उद्देश्य था वह धन दौलत लूटना था और अपने धर्म इस्लाम धर्म का प्रचार करना मेन उद्देश्य था। ठीक है, जिस समय ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, उस समय सिंध पर दाहिर वंश का शासक चल रहा था। चलिए, अब महमूद गजनी के बारे में जानते हैं। देखिए, ये 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी। महमूद गजनी गजनी का शासक था और वह सबसे पहले 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सबसे चर्चित जो आक्रमण था वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का लूट था। देखिए, महमूद गजनवी का मृत्यु हो गया 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गया। तो गजनी के बारे में देखिए, आपको फर्स्ट रिवीजन ये करना है कि 1000 के आसपास 1030 तक कौन था, यहाँ पे क्या हो रहा था, मतलब इतिहास में, ये आपको फर्स्ट रिवीजन करना है। इसके बाद ये सभी पर जो वीडियो मेरे चैनल पे पहले से बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। और बहमनी साम्राज्य का वीडियो अभी मैं अपलोड नहीं किया हूँ। विजयनगर साम्राज्य तक वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पे। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य का जल्द ही वीडियो अपलोड होगा। चलिए आगे रिवीजन करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए, मोहम्मद गौरी जैसे ही आपके माइंड में आए तो सबसे पहले आपको याद रखना है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध, है ना, चंदावर का युद्ध। हाँ, तो ये देखिए, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध, है ना। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच होता है, तो इसमें गौरी का हार हो जाता है। ठीक है, और तराइन का दूसरा युद्ध में गौरी विजय होता है। चंदावर के युद्ध में भी गौरी विजय होता है और जिसने गौरी को सहायता किया था उसी से चंदावर का युद्ध भी होता है, यानी जयचंद को चंदावर के युद्ध में इसने हराया। उसके बाद इसके बारे में जो मेन पॉइंट याद रखना है कि गौरी पहला आक्रमण
1175 ईस्वी में किया था भारत पर, और दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में किया था। गौरी गद्दी पर 1173 ईस्वी में बैठा था। यह गौर का शासक था। गौर भी गजनी साम्राज्य के एक अधीन छोटा राज था, वहाँ से यह आक्रमण किया था। और देखिए मोहम्मद गौरी का जो मृत्यु है 15 मार्च 1206 ईस्वी में हो जाता है। तो ये गौरी क्या करता है कि अपने गुलाम सेनापतियों पर अपना शासन सौंप देता है और अपने खुद चला जाता है, चला किया जाता है। इसका तो मृत्यु हो जाता है ना 15 मार्च 1206 ईस्वी में। अब इसके गुलाम सेनापति एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक ने सोचा कि जो विजित प्रदेश है उस पर वंश का मतलब की स्थापना किया जाए, तो उसी ने सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना किया। देखिए अब आ जाता है सल्तनत काल, है ना। तो सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलता है, याद रखिएगा। 1526 ईस्वी ने बाबर ने आक्रमण करके पानीपत प्रथम युद्ध में ये पूरा सल्तनत काल को समाप्त कर दिया था, जब लोदी वंश को जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, तो 1206 से 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल चलता है। इसमें गुलाम वंश जो 1206 से 1290 ईस्वी तक, दूसरा वंश है जो खिलजी वंश है 1290 से 1320 ईस्वी तक, और चौथा वंश है तुगलक वंश जो कि 1320 से 1398 ईस्वी तक, और सैयद वंश है चौथा वंश 1414 से 1451 तक। और लास्ट है लोदी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता है। इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं होती है, तो वो तो विस्तार रूप से जब वीडियो बनेगा तब उसमें आप देख सकते हैं। ये तो फर्स्ट रिवीजन है, इससे आपको बहुत सारा सीख मिलेगा, जानने को मिलेगा। जो आप भूल रहे हो वह पूरा एक तरह से माइंड में फिगर बनेगा ये वीडियो को देखने के बाद। चलिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों जिस समय तुगलक वंश का शासन चल रहा था, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर था, उस समय 1336 ईस्वी में कर्नाटक में ये होता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर्नाटक में होता है। और महाराष्ट्र में तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है महाराष्ट्र में, जो कि 1347 ईस्वी में होता है। तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य जो है 1336 से 1672 ईस्वी तक चलता है। इसमें बहमनी साम्राज्य में कुल 4 वंश इस प्रकार के आते हैं। पहला संगम, दूसरा सालुब, तीसरा तुल्लुब और चौथा अराबिड्डू वंश। अराबिड्डू वंश लास्ट वाला वंश है, इसका तो तुल्लुब वंश में ही समाप्त हो गया था, लेकिन एक और वंश अराबिड्डू वंश आता है ना। एक बनहट्टी या तो तालीकोटा का युद्ध होता है, उस युद्ध में ही इस विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक और वंश चलता है अराबिड्डू वंश। तो ये अराबिड्डू वंश का समापन जो है 1672 ईस्वी में हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कि 1336 से 1672 तक क्या था, विजयनगर साम्राज्य था, ये कर्नाटक में था। और विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, है ना, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए छठा पॉइंट में है बहमनी राज। बहमनी राज महाराष्ट्र में इसका स्थापना किया गया था। गुलबर्गा इसका राजधानी था बहमनी साम्राज्य का। 1347 से 1882 ईस्वी तक बहमनी साम्राज्य चला था। 1347 से 1882 ईस्वी तक। इसका जो प्रांत था, इसमें कोई वंश नहीं था बहमनी साम्राज्य में। इसमें 4 गो प्रांत था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ये 4 गो प्रांत था। बहमनी साम्राज्य का कोई अलग अलग जो है इसमें वंश नहीं चला, इसी नाम से ये चला था। तो आपको याद रखना है 1347 से 1882 ईस्वी तक इसमें 4 प्रांत थे, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। तो आ गए 1882 तक। अब देखिए स्वतंत्र राज, प्रांतीय राज, जब इधर शासन चल रहा था, सब लोग शासन कर रहे थे, उस समय में कुछ कुछ ऐसे प्रांत आए जो स्वतंत्र रूप से अलग, सबसे राज्य से अलग उसकी स्थापना हुई। जैसे देखिए जौनपुर, ये जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई ना, ये 1300 और 1400 के बीच में ही सभी राज्यों का स्थापना होता है। 1300 और 1400 के बीच में जौनपुर जो 1399 के आसपास से, देखिए कश्मीर 1301 ईस्वी में, बंगाल 1320 ईस्वी के आसपास, मालवा 1401 ईस्वी में, गुजरात
5 या 7 के आसपास, मेवाड़ 1350 ईस्वी, खानदेश 1382 ईस्वी में। ये सब स्वतंत्र राज्य हुए थे। कौन कौन? जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़ और खानदेश। अब दोस्तों बात करते हैं सूफी आंदोलन। देखिए यहाँ पर एक सूफी आंदोलन कहने का मतलब एक ऐसा संप्रदाय विकसित हो रहा था जिसको देखिए उस जो सूफी संत मानता था उसे मुरीद कहा जाता था, और जहाँ वह निवास करता था उसको खानका या मठ कहा जाता था। सूफियों का 2 धर्म संघ थे। पहला थे बासारा। तो बासारा क्या था? इस्लामिक धर्म के समर्थक थे बासारा। और दूसरा थे वेसारा। वेसारा इस्लामिक सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। तो ये 2 धर्म संघ था ये सूफियों का, ये याद रखिएगा। वासारा जो इस्लामिक धर्म के समर्थक थे और वेसारा जो इस्लामिक सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। अब दोस्तों चलते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन आपको तो पता ही होगा कि भक्ति आंदोलन बहुत सारे संत आए थे, उनके बारे में पढ़ना है, जैसे रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, तुलसीदास, मीराबाई, रैदास, ये सभी जो हैं भक्ति संत हैं। ये सभी संतों के बारे में पूरा विस्तृत रूप से जानकारी लेना है, पढ़ना है। भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत है 6ठी शताब्दी में हुआ था। यह तमिल क्षेत्र से हुआ था। और दोस्तों भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है रामानंद को जाता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। चलिए मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानते हैं। मुग़ल साम्राज्य, सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य के बारे में आप यह जानिए कि उसमें जो शासक का क्रम है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बाबर का पुत्र हुमायूं का पुत्र अकबर का जहांगीर का शाहजहां का औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में जब हो जाती है, वहाँ से एक उत्तर मुग़ल काल और चलता है। मतलब कि मुग़ल काल 2 गो है। मुग़ल काल 2 पार्ट्स में है। एक जो बाबर से औरंगजेब की मृत्यु तक चलता है यानी 1707 तक, और जब 1707 से स्टार्ट होता है 1857 ईस्वी तक, वहाँ तक ये 2 मुग़ल काल हैं, है ना। देखिए मुग़ल काल 1526 से 1707 ईस्वी तक एवं 1707 से 1857 ईस्वी तक, यहाँ तक मुग़ल काल चलता है। अब शासक कौन कौन है देखिए। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक, हुमायूं 1530 से 1526 ईस्वी तक, हुमायूं के बाद अकबर 1526 से 1605 ईस्वी तक, जहांगीर है 1505 से 1627 ईस्वी तक, और शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक। उसके बाद औरंगजेब है 1658 से 1707 ईस्वी तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इसके बीच में जब हुमायूं चल रहा था, देखिए हुमायूं 1530 से 1526 ईस्वी तक, यहाँ पर हुमायूं है 1530 से 1556 होना चाहिए दोस्तों। 1530 से 1556 होगा तब ना, 56 के बाद हुमायूं के पुत्र अकबर आएगा। तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि जब हुमायूं यहाँ पर शासन कर रहा था 1530 से 1556 के बीच, इसका 2 कार्यकाल है। क्योंकि हुमायूं जब शासन कर रहा था तब शेर शाह, सासाराम का शासक जो है शेर शाह, वह आक्रमण कर दिया था दिल्ली पर, और मुख्य रूप से जो है 1540 ईस्वी में हुमायूं को खदेड़ दिया था, और वह दिल्ली पर सूर्य वंश का स्थापना किया था, शेर शाह सूरी। उसके बाद 1555 में पुनः हुमायूं गद्दी प्राप्त किया था। तो ये है इसका कहानी। बीच में एक शेर शाह भी आता है। तो वह मुग़ल वंश का तो शासक है नहीं, वह बिहार का शासक था जो दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो वह मुग़ल शासक में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मराठा का उत्कर्ष है। दोस्तों मराठा है तो मराठा मेन रूप से माने कि देखिए शिवाजी का जन्म 1627 में होता है, और वो अपने रायगढ़ को राजधानी बनाते हैं 1656 ईस्वी में, है ना। इस तरह से तो कहने का मतलब कि मराठों का उत्कर्ष यानी मराठा 1818 ईस्वी तक टोटल शासन करता है। चूँकि 1627 ईस्वी से शिवाजी से पढ़ते हैं, और 1818 ईस्वी में अंतिम पेशवा जो है बाजीराव टू, अंतिम पेशवा बाजीराव टू जो है वह अंग्रेज़ों के बीच आत्मसमर्पण कर देता है।
तब से मराठा को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि कहें कि 1818 तक मराठा साम्राज्य चलता है टोटल। अब देख लेते हैं कि मराठा साम्राज्य में शासक कौन कौन आया था। पहला शिवाजी थे, उसके बाद संभाजी थे, राजा राम थे, राजा राम के बाद उनका पुत्र शिवाजी टू, जो कि अपने माता ताराबाई के संरक्षण में गद्दी पर बैठी थी। उसके बाद साहू बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद देखिए साहू के बाद ऐसा आ गया था, ऐसा दौर आ गया था कि कोई राजा था ही नहीं, तो पेशवा को ही गद्दी पर बैठाया गया। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ हुए थे, तो उनको गद्दी पर बैठाया गया था। तब परंपरा हुई कि भाई पेशवा को गद्दी पर बैठना चाहिए। तो उसके बाद बाजीराव प्रथम आए पेशवा, है ना, बालाजी बाजीराव आए, उसके बाद माधव नारायण 1 आए, उसके बाद बाजीराव 2 आए, अंतिम पेशवा थे। तो इस तरह से दोस्तों ये मध्यकालीन इतिहास में जो है मराठों का उत्कर्ष तक पढ़ना है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास समाप्त। उसके बाद आधुनिक इतिहास स्टार्ट होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी कि 1707 ईस्वी से ही आधुनिक इतिहास पढ़ना है। तो दोस्तों इतना सारा पॉइंट है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। तो यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को तो यहीं पर अब छोड़ना पड़ेगा, चूँकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो भी गया है और मैं रिवीजन भी आपको करवा दिया हूँ, है ना। तो दोस्तों ठीक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।